गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो एक्चुअली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उसके एग्जांपल सॉल्व करना ट्राई किया था, बट कुछ ऐसे कमेंट्स आई कि हमें थियरी भी पढ़नी है, तो इसके लिए ही ये जो वीडियो लेक्चर है वो इस सीरीज़ में थोड़ा सा एडिशन हो जाएगा। और ये जो वीडियो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ है, एक्चुअली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर है, जो हमने ऑलरेडी पहले मैंने जैसे कहा वैसे कि एग्जांपल ऑलरेडी देख लिए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, बट थियरी देखना बाकी था। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कैसे यूज़ होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम ही बता रहा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें कोई ना कहीं न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, वो हम सभी को पता है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फर्स्ट आपकी ऑर्बिटल है या सेकंड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हो। तो जनरली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन वो अपनी जगह पे रोटेट होता रहता है और प्रोटॉन भी रोटेट होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन को मैं एक शेप में ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये आपका प्रोटॉन है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन है और ऐसे ही आपके जो ऑर्बिटल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे। तो वो इसे मैं राउंड समझ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्रोटॉन अपनी जगह पे घूमता रहता है, यानी कि यहाँ से ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा राउंड राउंड। तो यहाँ पे ऐसे रोटेशन करता रहेगा और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी जगह पे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो उसकी जगह उसके बदले और जो प्रोटॉन है वो भी अपनी जगह पे गोल गोल घूमता रहता है। तो उसके रीज़न से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनका खुद का है, वो मैग्नेटिक फील्ड। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से वो प्रोटॉन एक टाइनी मैग्नेट एज अ टाइनी मैग्नेट रिएक्ट करता है, यानी कि वो खुद ही एक मैग्नेट हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोटेट होता रहता है और उसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसकी वजह से। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने देखा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से वो टाइनी मैग्नेट एज अ रिएक्ट करता है। तो ये जो टाइनी मैग्नेट है रिएक्ट करता है, उसके बाद कैसे रिएक्ट करता है, पॉजिटिव रिएक्ट करता है, नेगेटिव रिएक्ट करता है, वो उसके रोटेशन पे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो फॉर एग्जांपल ऐसे रोटेट करता है, अब ऐसे रोटेट करेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो यहाँ पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो -1/2 होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बट वही इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो +1/2 होगा। इसके ऊपर से आप कह सकते हो कि भाई किस तरफ घूम रहा है। अगर +1/2 तो है तो क्लॉकवाइज घूमेगा और -1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। वैसे ही सेम टू सेम प्रोटॉन के बारे में भी है। अगर प्रोटॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो +1/2 होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो -1/2 होता है। एंगुलर मोमेंटम ms से इंडिकेट करते हैं, ओके। तो ऐसे होता है, बट हमें इस पर नहीं जाना है, सिर्फ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर रोटेशन होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये जो प्रोटॉन है वो एज अ टाइनी मैग्नेट रिएक्ट करेगा।
अब ये जो रिएक्ट करता है तो चलो रिएक्ट तो होगा ही होगा, बट ये जो रिएक्ट होता है वो किस एटम पर होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो सब में होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो एटम्स एनएमआर एक्टिव होते हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। तो कौन से एनएमआर एक्टिव होते हैं और कौन से एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि जो भी कंपाउंड जो भी एटम होते हैं उसमें स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा था कि स्पिन क्वांटम नंबर मोर देन 0 होता है, तो वो सभी एटम एनएमआर एक्टिव होते हैं। ये मोर देन 0 यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि 1 है, हाइड्रोजन का 1 और प्रोटॉन भी 1 है, तो यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन 6 13, तो 13 है यानी कि 1 है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एनएमआर एक्टिव है। वैसे ही नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 17, फ्लोरीन 9 19, फॉस्फोरस 15 31, क्लोरीन 17 35। तो ये ऐसे जो जितने भी एटम्स है वो सभी एनएमआर एक्टिव है, बट जिस एटम में स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है तो वो सभी एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन C6 12, कार्बन C8 16, ऑक्सीजन 8 16। तो ये जो है वो एक्चुअली एनएमआर इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से एटम एनएमआर एक्टिव है, कौन से एटम एनएमआर इनएक्टिव है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मैंने अभी आगे नहीं बताई, बट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो एक्चुअली 2 टाइप की होती है। वैसे तो बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं। H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्बन 13 भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, फॉस्फोरस 13 भी होती है 31, नाइट्रोजन 51 भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, बट वो हमें ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही बात करेंगे, तो इसकी ही बात करेंगे हम लोग। ये सब जो एटम है उसकी बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज टॉपिक होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको आगे बताया वैसे कि आपका जो भी प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन एक्चुअली रोटेशन होने की वजह से वो एज अ टाइनी मैग्नेट ऐसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वहीं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट में और उसमें भी आपको पता ही है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है एज अ टाइनी मैग्नेट है, जो प्रोटॉन जनरेटेड है, प्रोटॉन में से जनरेट हुआ है वो है, ठीक है। उसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। नॉर्थ पोल हमेशा के जो एरो होता है उस टाइप होता है, और जो साउथ पोल होता है वो टेल में होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है वो एज अ मैग्नेट रिएक्ट करेगा। अब उसके सामने हमने एक फिक्स मैग्नेट रखा है, फिक्स मैग्नेट यानी कि ये वाला। तो अब उसकी डायरेक्शन आप देख लो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आप सभी को पता है कि जो 2 मैग्नेट हम लेते हैं और उसमें भी अगर नॉर्थ पोल हम सामने लाते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत ही फ्लिप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दो जो नॉर्थ पोल होते हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते, सेम साइड पे होते, तभी वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो रिपल्सन होता है। तो जैसे ही वो ऐसे नज़दीक आएंगे तुरंत ही वैसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी कि फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे होता है कि जैसे ही हमने फिक्स मैग्नेट है, उसमें फिक्स मैग्नेट में के साथ ये प्रोटॉन जनरेटेड मैग्नेट आया है, तुरंत ही नॉर्थ पोल जैसे ही तो नज़दीक आएगा तुरंत ही वो फ्लिप कर देगा और अल्फ़ा पोजीशन में आ जाएगा। पहले कौन सी पोजीशन में था, बीटा पोजीशन में था, और जैसे ही फिक्स मैग्नेट आया उसके सामने तुरंत ही वो अल्फ़ा पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होता है
तो आप सभी को पता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा कि ये जो टाइनी मैग्नेट है जो प्रोटॉन ने जनरेट किया है, प्रोटॉन जनरेटेड मैग्नेट है, उस पर हमें EMR ट्रांसफ़र करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी फ्लिप हो चुका है। फ्लिप होने की वजह से कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, वो अट्रैक्शन करेगा जो फिक्स मैग्नेट है उसके साथ। तो हमें वहाँ पे EMR ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब EMR कितना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? तो ये जो अल्फ़ा पोजीशन पे है प्रोटॉन मैग्नेट, उससे हमें फिर से फ्लिप करके ऐसी पोजीशन पे लाना है। उसके लिए आपको EMR ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके लिए कितना EMR ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? तो जितना ये अल्फ़ा पोजीशन में से बीटा पोजीशन में जाने के लिए चाहिए उतना, यानी कि यहाँ पे EMR जैसे ही आप ट्रांसफ़र करोगे वैसे ही तुरंत ये जो प्रोटॉन जनरेटेड मैग्नेट है वो EMR एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। EMR यानी कि रेडियो रेज होते वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। अब कितना एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे? जब तक ये बीटा पोजीशन में आने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक। जैसे ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बीटा पोजीशन में आने के लिए सफिशेंट हो जाएगा, तुरंत ही वहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा और ये तुरंत ही जो अल्फ़ा पोजीशन में है तुरंत ही बीटा पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ऐसा फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से फिर से आ गया। तो यहाँ अल्फ़ा पोजीशन में से बीटा पोजीशन में जाने के लिए कितनी EMR एब्जॉर्प्शन हुआ, उस हिसाब से आपको ग्राफ में ड्रॉ करके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाता है। तो यही प्रिंसिपल है, यही इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है। तो पहले तो ये डायग्राम आप समझ लो कि यहाँ पे देखो कि ये साउथ पोल है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो है वो फिक्स मैग्नेट है, ठीक है, ये फिक्स मैग्नेट है। और इसमें ये जो है वो आपका प्रोटॉन जनरेटेड मैग्नेट है। अब क्या होता है, अब अगर ऐसा होता है तो सब जैसे आप फिक्स मैग्नेट के रेडिएशन में आएगा, तुरंत ही ये क्या करेगा? फ्लिप करेगा। अब फ्लिप करेगा यानी ऐसा नीचे तो होगा नहीं, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो उसकी सूटेबल पोजीशन है। तो ऐसे फ्लिप करके ऐसे आएगा, यानी कि अल्फ़ा पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। था ऐसा, अल्फ़ा पोजीशन में आने के लिए उसे ज़्यादा फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? इसके ऊपर EMR ट्रांसफ़र करेंगे। EMR जैसे ही हम ट्रांसफ़र करेंगे तो अब ये फ्लिप करेगा फिर से रोटेट करके, ऐसा नहीं आएगा। क्यों? वो आएगा ऐसा, यानी कि पूरा फ्लिप हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उतनी उसे एब्जॉर्प्शन EMR एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आएगा ऐसे। तो ये आपकी बीटा पोजीशन फिर से वापस आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन ऐसे थी, बट जब EMR एब्जॉर्प्शन हुआ तब ये पोजीशन ऐसे आई। तो यहाँ पे उसने 180 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री रोटेशन किया, उसने फ्लिप किया, ऐसा हम कह सकते, तब बीटा पोजीशन में वापस आया है। ओके, तो ऐसे टाइनी मैग्नेट यूज़ होता है आपका जो प्रोटॉन होता है वो मॉलिक्यूल में। हम एक एग्जांपल के ऊपर से समझने के ट्राई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH3, ठीक है, यानी कि उसमें 2 कार्बन है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है, उसके साथ कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला साउथ पोल है, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोजन हो गए, प्रोटॉन हो गए, वो कैसे हो गए?
जैसे हम लोगों ने अभी आगे देखे थे वैसे कि इस डायरेक्शन में आपके प्रोटॉन हो गए। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है कार्बन है दोनों सेम टू सेम ही है, यानी कि उसके जो पीक मिलेंगे सेम टू सेम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसे हम कहते हैं कि भाई ये जो आपका प्रोटॉन है वो सील्डिंग पोजीशन में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से सील्ड है, ऐसा हम कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे 3 हाइड्रोजन है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही फिक्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाइड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में तुरंत ही ये जो टाइनी मैग्नेट है वो फ्लिप करेगा और किस पोजीशन में आएगा, उसकी सूटेबल पोजीशन में वापस आएगा, यानी कि ऐसा वापस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसे पोजीशन में वापस आएगा, तभी वो सूटेबल पोजीशन होगी, ठीक है। ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, तो अब उसमें हमें देख सकते हो कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो आप इजीली देख सकते हो कि अगर इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता हूँ तो मुझे फिर से वापस ऐसी पोजीशन में लाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोजीशन है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो पूरा मुझे रोटेट करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा फ्लिप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मैग्नेट है वो फ्लिप होगा और ऐसे हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे EMR मैंने ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सील्डिंग पोजीशन में था, सील्डिंग पोजीशन यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसीलिए ऐसी पोजीशन थी, ठीक है। अब क्या होगा, सॉरी हमने थोड़ा सा गलती कर दी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे ऐसे पोजीशन थी, सील्डिंग पोजीशन थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के कनेक्शन में आया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ्लिप थोड़ा सा ही होगा, थोड़ा सा ही होगा, यानी कि आप देख सकते हो कि इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही होगा, यानी कि यहाँ पे N, यहाँ पे S, इतना ही होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसकी वजह से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इतना है तो यहाँ से ऐसा फ्लिप होने के लिए ज़्यादा तो चाहिए नहीं, वो आपको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पे साउथ पोल यहाँ से पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है, फ्लिप हो रहा है। तो यहाँ पे EMR जैसे ही मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ पे आएगा आपका साउथ पोल एंड यहाँ पे आएगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि पहले ऐसा था, उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो गया, तो फ्लिप हुआ, तो ये आपकी हुई बीटा पोजीशन एंड ये हुई आपकी अल्फ़ा पोजीशन, ठीक है। नहीं, अल्फ़ा पोजीशन बीटा पोजीशन, अल्फ़ा पोजीशन में से बीटा पोजीशन में वापस आया, ऐसा होना चाहिए बट ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सील्डिंग पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन का सील्ड है, इसकी वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन का सील्ड नहीं होता तो यहाँ पे हमें ऐसा ही देखने को मिलता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे मिलेगा, तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे शील्डिंग पोजीशन थी, तो यहाँ पे जो ये आपको ग्राफ दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसे दोनों का सेम ही ग्राफ आपको देखने को मिलेगा ऐसा। ओके, तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, ऐसे एक ही पीक आपको देखने को मिलेगा दोनों का, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे कि CH3CH2Cl। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो कार्बन है, दो टाइप के कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक CH3 है और CH2 है, और CH2 के साथ Cl प्रेजेंट है। यानी कि क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन से खींचेगा, बट यहाँ से खींच नहीं सकता। तो हम यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि ये जो CH3 है वो शील्डिंग पोजीशन में है, और ये जो CH2 है वो डी शील्डिंग पोजीशन में है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का शील्ड यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शील्ड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग था, तो इलेक्ट्रॉन का शील्ड होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे इस टाइनी मैग्नेट पर वो फील्ड असर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शील्ड था, इसके लिए। वैसे ही यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है उसमें शील्डिंग है, इलेक्ट्रॉन का शील्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो वहाँ पे कम अप्लाइड होगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा अप्लाइड फील्ड होगा। ज़्यादा हम कहते हैं कि जल्दी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगेगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे वो किसकी वजह से, यहाँ पे क्लोरीन होने की वजह से। तो वही हम फिर से ड्रॉ करना ट्राई करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे जो लाइनिंग किया है वो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बीच में है ही, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक ये हमारे पास मैग्नेटिक टाइनी मैग्नेट होगा जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन का शील्ड है, ठीक है। वैसे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 3 हाइड्रोजन है उसके पास, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे एक जाने देता हूँ, और उसके साथ साथ दूसरा ऐसा एक और टाइनी मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, वो डी शील्डेड हो गए, जो CH2 मिथिलिक ग्रुप है वो, ठीक है। जैसे ही हम लोग उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वाला जो है यानी कि शील्डिंग पोजीशन वाला है वो इतना ही फ्लिप होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो पोल है वो पूरा फ्लिप हो जाएगा, ऐसे होगा, फ्लिप तो नहीं होगा पर उस पोजीशन में होगा, यानी कि अल्फ़ा पोजीशन में आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हुई आपकी अल्फ़ा पोजीशन, पूरा फ्लिप हो गया, और ये इतना पूरा फ्लिप नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि मुझे फिर से ये पोजीशन चाहिए, अल्फ़ा पोजीशन में से ये पोजीशन चाहिए मुझे, जिसे हम बीटा पोजीशन कहते हैं जिसे। तो अगर बीटा पोजीशन मुझे लानी है तो यहाँ पे EMR ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। EMR ट्रांसफ़र करूँगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद मुझे ये पोजीशन वापस मिलेगी। तो अगर ये पोजीशन वापस चाहिए तो मुझे EMR ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। EMR ट्रांसफ़र करूँगा तो सबसे पहले कौन सा जो ये दो मॉलिक्यूल एटम्स है उसमें से कौन सा सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा, तो ये जो डी शील्डेड ग्रुप है वो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा, और उसका सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा और वो ख़त्म होगा, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से होगा, एंडिंग यहाँ पे होगा। तो जैसे ही हम EMR ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से, तो जो हमें
पोजीशन देखने को मिलती है, नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जो पोजीशन देखने को मिलती है वो सबसे पहले इसकी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो डिसिल्डेड मिथिलीन ग्रुप है वो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लिप होगा, तो फ्लिप होने के बाद ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शील्डिंग होगा। ओके, तो ऐसा फ्लिप होगा। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है कि सबसे पहले कौन सा फ्लिप होगा। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो फ्लिप होने के लिए डायरेक्शन चाहिए वो कम है, इसकी वजह से। तो सबसे पहले जो फ्लिप होगा वो आपका शील्डेड जो पोजीशन वाला प्रोटॉन होगा वो फर्स्ट फ्लिप होगा, क्योंकि उसके लिए ईज़िली फ्लिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस है फ्लिप होने के लिए। बट यहाँ पे डिशील्डेड जो प्रोटॉन होगा वहाँ पे फ्लिप होने के लिए पूरा उसे 180 डिग्री फ्लिप होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे 102 डिग्री से रोटेट होना पड़ेगा, इसे फ्लिप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्लिप ये वाला होगा, देन उसके बाद सेकंड फ्लिप ये होगा जो डिशील्डेड प्रोटॉन है वो। ओके, यानी कि मैं इजीली कह सकता हूँ कि सबसे पहले मुझे ग्राफ किसका देखने को मिलेगा, जो आपका शील्डेड प्रोटॉन है उसका, देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिशील्डेड का, यानी कि ऐसा। यानी कि सबसे पहले आपको ए का पीक देखने को मिलेगा एंड देन उसके बाद बी। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये ई होगा और ये वाला बी। ओके, तो ऐसे ही फ्लिप हो सकता है। देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ये वर्ड नया सुनने को मिला होगा, शील्डेड एंड डिशील्डेड। तो शील्डेड क्या होता है, डिशील्डेड क्या होगा, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखने का ट्राई करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आया ही होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा समझ में आया होगा। बट मुझे पता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती होगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका हमारे लिए नया है। तो अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ यही वीडियो आप 1-2 बार और देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए। और वो वैसे देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं फिर से थोड़ा एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूँ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।